हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग राष्ट्रपति के प्रावधान के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके इसका डिस्कशन करना के लिए सही सोचा है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग देखा था राष्ट्रपति से संबंधित जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उसके लिए निर्वाचन कौन करता है और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचन की रीत क्या क्या है, फिर राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। दूसरे पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कौन कौन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चूंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की जो प्रक्रिया है या जो कहा जाए कि जो उसका दायरा है, उस हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो इस कारण से इस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा चैप्टर को। और कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ा कीजिए तो उसके हिसाब से कुछ नोट्स बना लिया कीजिए। बिना नोट्स के आप अपना नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक कोई तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। और रेडीमेड नोट्स के बाहर भरोसे मत रहा कीजिए। ठीक है, फास्ट फूड से ज़िंदगी नहीं चलती है। फास्ट फूड से आप कुछ देर तक अपने आप को, अपनी क्षुधा को शांत रख सकते हैं, अपनी भूख को शांत रख सकते हैं, बट उसके हिसाब से आपका हेल्थ नहीं होगा। तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि रेडीमेड नोट्स जो होते हैं ना, वो फास्ट फूड की तरह से हैं, जंक फूड की तरह से हैं, उनसे आपका बहुत भला नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस मुगालपते में मत रहिए। और हम लोग क्या करते हैं ना कि जब तैयारी करते हैं तो कुछ गलतफहमियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले तो यही प्रयास होगा कि जो कमियां रह जाती हैं हमारी, जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो उन कमियों को ही क्या किया जाए, दूर किया जाए। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस करते चलिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये शक्तियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो क्या क्या हैं, कार्यपालिका शक्तियां जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा है विधायी शक्तियां जिसको लेजिस्लेटिव पावर बोला जाता है, फिर न्यायिक शक्तियां हैं, फिर वित्तीय शक्तियां हैं, फिर सैन्य शक्तियां हैं, फिर राजनयिक शक्तियां हैं, फिर आपातकालीन शक्तियां हैं। देखिए, ये 7 प्रकार की शक्तियां जो राष्ट्रपति की दी गई हैं। और एक इसके बाद होती है वैवाहिक शक्तियां, जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायिक शक्तियां हैं, न्यायपालिका शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। इनको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये राष्ट्रपति की ये शक्तियां हैं। क्योंकि जो देखिए, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र का प्रमुख है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है। शासन का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। तो इसलिए उसको बहुत सारे काम दिए गए हैं या कार्य दिए गए हैं। तो इस हिसाब से इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां का, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर क्या कहते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 53 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति जो है उसके लिए अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि यह संघ का क्या होगा, कार्यकारी प्रमुख होगा और इस कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मतलब मनमानापन नहीं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से क्या करेगा, इसका प्रयोग करेगा या कार्य करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 77 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्यकारी कृत राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे तथा सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति के ही निर्णय माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज प्रावधान हो गया। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग में ऐसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब यहां पर एक बाउंडेशन भी लगा दिया गया कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो ऐसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। और इसमें क्या क्या अपवाद हैं या क्या क्या छूटें हो सकती हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 78 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तथा प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन से संबंधित
उन सभी मामलों की सूचना देगा जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाएगी। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है कि भाई मंत्रिपरिषद ने कौन कौन सा निर्णय लिया है, या राष्ट्रपति कोई भी प्रशासन से संबंधित सूचना मांगता है किसके अनुसार, अनुच्छेद 78 के अनुसार। तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना से क्या करे, अवगत कराए। और कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री क्या करता है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित निम्नलिखित की नियुक्ति करता है, मतलब ये पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो उसमें कौन करता है, तो एक तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता ही करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भी देखिएगा लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, अब उसका जो परिणाम आएगा उसके हिसाब से जो भी सरकार होगी उसका गठन होगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। फिर क्या करता है, संघ के मंत्रियों की, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों, चाहे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हों, चाहे उप मंत्री हों, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर कौन किसकी करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, जो यूपीएससी है इसके जितने मेंबर्स हैं और जो इनका अध्यक्ष है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो राजीव कुमार अभी है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका व अन्य आयुक्त, तो इसमें 2 अन्य आयुक्त हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री हैं, और जम्मू कश्मीर में तो चूंकि विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, जब वहाँ भी विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो वहाँ के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या इसके द्वारा जो नियुक्त वहाँ पे राज्यपाल होंगे या प्रशासक होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। फिर ये बाकी पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रमुख हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को पदच्युत, मतलब पद से हटाने का भी अधिकार है। जैसे देखते हैं ना कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ये लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कि जब तक उसका प्रसाद है, मतलब उसकी जब तक कृपा है, वरदहस्त है, तब तक वो पद पे रहेंगे। ठीक है, तो जो कैसे हैं, संघ के मंत्री, जैसे कोई संघ सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग हो जाए कि राष्ट्रपति चाहे जिसको निकाल दे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करेगा तभी राष्ट्रपति उसको मंत्रिपरिषद से हटा पाएगा। ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो इसलिए यहाँ पे प्रसाद पर्यंत कहा गया है या पदच्युत करने का कहा गया है। फिर राज्य के राज्यपाल, अब जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनको भी हटाने के लिए तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सहमति से, मंत्रिमंडल की सहमति से हटा सकता है, अपने मन से नहीं, जिसको मन चाहे उसको हटा दे। फिर है भारत के महान्यायवादी, मतलब ये क्या है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है जो विधि परामर्श देता है, मतलब लीगल इनको एडवाइज देता है, ये लीगल एडवाइजर है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, यह सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, तो इनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। जो ऐसे हटा सकता है, कह सकते चलो भाई हट जाओ, इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया की नहीं है कि कोई प्रक्रिया फॉलो की जाए, इनको मन हुआ राष्ट्रपति का कई भेज जाओ, राष्ट्रपति का मन का मतलब मंत्रिपरिषद का मन हुआ। तो अब देखिए अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए साथ ही मंत्रियों के कार्यों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है। मतलब केंद्र के तो मामले में कर ही सकता है, वो राज्यपाल के माध्यम से राज्यों के मामले में भी ये काम कर सकता है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है ना, का गठन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 263 अनुच्छेद के तहत। तो ये भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। फिर क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य होंगी, इनकी संख्या, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, ये उनकी पदावधि क्या होगी, मतलब कि कब तक पद धारण करेंगे, कितने वर्ष की होगी, आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो इसके विषय में भी नियम बनाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन वास्तव में यहाँ पे जो राष्ट्रपति शब्द लिखा गया तो इसका मतलब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रपति बनाता है, ये एक्चुअल में कौन बनाता है, मंत्रिपरिषद यानी कि संसद द्वारा बनाया जाता है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है तो इसलिए राष्ट्रपति हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं।
देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग, अब यहाँ पे देखिए जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए हम लोग पीछे देखे ना कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है, फिर ये इनकी नियुक्ति है, अब देखिए यहाँ पे उसका और विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग इत्यादि की तो नियुक्ति करता ही है, साथ में इनकी वार्षिक रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है कि भैया एक वर्ष में आपने क्या क्या किया है, आप उस रिपोर्ट को क्या कीजिए, संसद के पटल पर रखिए। ये कौन काम करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। चूंकि इनकी नियुक्ति ही किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, तो इनके जो भी रिपोर्टें हैं या इनकी जो कार्यविधियां हैं उसको राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, तो ये भी काम करता है। फिर क्या है, राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया या जनजाति क्षेत्र, ठीक है, जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इन क्षेत्रों का प्रशासन भी उसके द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे किसी राज्य का कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और उसका प्रशासन इत्यादि कौन चलाएगा? राष्ट्रपति ही किया जा सकता है, द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ यह ध्यातव्य है कि इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। वही जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे जितने भी कार्य हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से करेगा। ये सारे काम तो राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाएंगे, बट ये काम करेगा कौन? मंत्रिपरिषद की सलाह। मतलब अंतिम निर्णय किसका होगा? मंत्रिपरिषद की होगी। ठीक है, राष्ट्रपति एक, मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एनालॉगी के रूप में बोल सकते हैं, उपमा के रूप में, मुखौटा के रूप में राष्ट्रपति रहेगा। वास्तविक शक्तियां किसकी रहेंगी? मंत्रिपरिषद की रहेंगी। इसलिए मजाक के रूप में कहा जाता है कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में भी कुछ कंट्राडिक्शन हुआ था कि जिसमें राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि राष्ट्रपति ही वास्तव में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, प्रधानमंत्री को उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और मंत्रिपरिषद समझती थी कि राष्ट्रपति जो है क्या है, कठपुतली है। तो ये चीज़ थोड़ा सा होता है। अब चूंकि दोनों का व्यक्तित्व जो है बहुत बड़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे क्लैश ऑफ टाइटन की बात थी। ठीक है, कि व्यक्तित्वों का टकराव था। और जब एक इसमें से कोई मतलब उतना बड़ा पर्सनालिटी वाला नहीं होता है तो आप जान भी नहीं पाते हैं कि कौन राष्ट्रपति और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। चलिए, एक होता है ना कि कुछ लोग पद को धारण करते हैं, कुछ लोग का व्यक्तित्व तो इतना अच्छा होता है कि वो पद को धारण करते हैं तो पद की गरिमा और बढ़ जाती है। जैसे आप रिसेंट में मैंने देखा है कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति हुए थे तो उस समय वास्तव में राष्ट्रपति के जो पद था उसका एक कहा जाता है कि रिजोनेशन हुआ था। मतलब लोगों के दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई थी राष्ट्रपति की, और वास्तव में लगता था कि उन्होंने पद को धारण किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पद ही धारण कर लेता है, मतलब वो पद पे बैठते हैं तो लगता है कि ये इस पद की योग्य नहीं थे। ठीक है, इन्होंने ज़बरदस्ती इनको पद पे बिठा दिया गया है, क्योंकि वो उस पद की गरिमा और उस पद के जो है शक्तियाँ उसके अकॉर्डिंग उनका आचरण नहीं रहता है। ठीक है, चलिए हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन मांग सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया है, परंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। मतलब कोई मंत्री है जिसने कोई निर्णय ले लिया है लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या मांग सकता है? प्रतिवेदन मांग सकता है कि भैया आपके जो ये मंत्री हैं इन्होंने क्या निर्णय लिया है जिसको आप हमको बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रतिवेदन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के थ्रू मांग सकता है। ये तो जी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां थी। अब हम लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। तो देखिए हम लोग क्या है, अनुच्छेद 69 के तहत जो संसद का गठन किया गया है उसमें कहा गया है कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगी या 3 पार्ट से मिलकर बनेगी, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो चूंकि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग है, और संसद का मुख्य काम क्या है? लेजिस्लेटिव का मुख्य काम क्या है? लेजिस्लेशन का निर्माण करना, मतलब विधायन करना, विधि का निर्माण करना। ठीक है, तो देखिए इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी अभिन्न अंग होता है, क्योंकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है, और संसद का मुख्य काम क्या है? विधि का निर्माण करना। तो इसलिए विधि के निर्माण कार्य में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब देखिए क्या है, वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक
प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव हो गया, अब लोकसभा का चुनाव हो गया, रिजल्ट आएगा, फिर नई सरकार गठित होगी तो क्या होगा, संसद का आयोजन हो जाएगा, ठीक है, सत्र का आयोजन होगा। तो राष्ट्रपति प्रत्येक चुनाव के, आम चुनाव के बाद, मतलब जब 5 साल में चुनाव होता है तो जो पहली बार संसद का आयोजन होगा उस अधिवेशन को कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति संबोधित करेगा। और प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि संसद का आयोजन होता है, 3 सत्र आयोजित होते हैं, जिसमें एक होता है बजट सत्र जो चलता है, आप देखते हैं फरवरी से मार्च तक चलता है, अप्रैल तक चलता है बजट सत्र। फिर कब होता है, जब बारिश का मौसम आता है तो मानसून सत्र चलता है जुलाई में। फिर इसके बाद शीतकालीन सत्र चलता है जो नवंबर दिसंबर में चलता है। तो इन तीनों सत्रों का आयोजन कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है, आहूत करता है, सत्र का आहूत कराता है, अभी आगे देखेंगे। और वो क्या करता है कि प्रथम आम चुनाव के बाद, मतलब आम चुनाव हो गया तो प्रथम जो संसद का अधिवेशन होगा उसको संबोधित करेगा, और प्रत्येक वर्ष संसद के अधिवेशन को क्या करेगा, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को ये भी है। फिर दूसरा क्या है, वह संसद का अधिवेशन बुलाने, अभी जो बुलाया कि वह अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसान करने, मतलब संसद के सत्र को, जैसे मानसून सत्र है, बजट सत्र है या शीतकालीन सत्र है, तो उसको बुलाएगा कि भैया सभी सदस्य आइए और ये संसद का अधिवेशन होने वाला है। फिर बता देगा कि सत्र समाप्त हो गया, अवसान हो गया सत्र का, ठीक है। इसकी घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति जो है ना, वर्ष में कम से कम 2 सत्र का आयोजन करेगा, वर्ष में 2 सत्र का आयोजन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है कि 2 सत्रों के बीच में, जैसे एक सत्र मान लीजिए कि ये बजट सत्र है जो फरवरी से अप्रैल तक चला, तो दूसरा सत्र जो है मैक्सिमम 6 माह के अंदर ही बुला लेना चाहिए, क्योंकि दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 सत्र तो वह आयोजित करता ही है। तो सामान्यतः भारत में 3 सत्र होते हैं और कभी कभी विशेष सत्र का भी आयोजन कर लिया जाता है, जैसे इस बार विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए, लेकिन विशेष सत्र में कुछ किया नहीं गया खास काम, लेकिन विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। फिर क्या है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह से समय से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद क्या होती है, शपथ ग्रहण के यानी कार्यभार ग्रहण करने से 5 साल तक कार्य करती है मंत्रिपरिषद, लेकिन किसी कारण से समय से पहले, मतलब 5 साल समाप्त होने से पहले भी वह मंत्रिपरिषद को क्या कर सकती, लोकसभा का क्या कर सकती है, विघटन कर सकती है। किन परिस्थितियों में कर सकती है उसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए, अनुच्छेद 86 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति आरंभिक भाषण के अतिरिक्त, मतलब वही जो लोकसभा के प्रथम चुनाव के बाद जो आरंभिक भाषण होता है, वो चाहे प्रत्येक वर्ष जो सत्र का आयोजन होता है उस आरंभिक भाषण के अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोला संयुक्त अधिवेशन बुला दिया, संयुक्त अधिवेशन बुला दिया या विशेष अधिवेशन बुला दिया, ठीक है। और इस तरह का क्या कर सकता है, उसमें अभिभाषण कर सकता है तथा सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, मतलब सदस्यों से ये अपेक्षा कर सकता है, ये उम्मीद कर सकता है कि आप लोग सदन में क्या कीजिए, रहिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनिए, ठीक है। वह किसी भी सदन में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक संसद के किसी सदन में लंबित है, उस पर सदन ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो उसको संसद को क्या कर सकता है, उस सदन को वो संदेश भेज सकता है कि भाई इस पर क्या सदन ने किया है, रिपोर्ट दें, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर क्या है, अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति जब संसद में अभिभाषण देता है या संसद को संबोधित करता है तो वह सरकार की सामान्य नीति तथा भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, तो ये राष्ट्रपति का अपना विचार नहीं होता है, वो क्या होता है, वो मंत्रिमंडल जो लिख के देता है, जो कार्य योजनाएं बताता है, भविष्य की योजनाएं बताता है, या इसका मंत्रिमंडल ये कहता है कि हमने ये काम कर दिए हैं, आगे ये योजनाओं से देश के लिए ये काम करेंगे, ये राष्ट्रपति उसी अभिभाषण को पढ़ता है, अपने मन से राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलता है। तो ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ना, वो राष्ट्रपति का अपना व्यक्तिगत नहीं होता है, वो राष्ट्रपति का क्या होता है, मंत्रिमंडल द्वारा जो लिख कर दिया जाता है, राष्ट्रपति उसी को पढ़ता है, जिसपे बाद में सदन जो है धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। फिर अनुच्छेद 108 के तहत वह सदन के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है। अब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि देखिए, 2 विधेयक ऐसे होते हैं जिन पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। एक धन विधेयक है और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक है। इनमें दोनों सदनों द्वारा, जिसमें संविधान संशोधन तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, और धन विधेयक पर लोकसभा की क्या है, एकाक्षत्र राज है, लोकसभा धन विधेयक के बारे में निर्णय ले सकता है।
तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि सामान्य विधेयक के संबंध में जब संसद कोई निर्णय नहीं ले पाती है या दोनों सदनों में गतिरोध हो गया है या एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है, तो सदन में क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आमंत्रित करता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या प्रावधान है, जब हम लोग संसद का पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां क्या है, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 के तहत। तो यहां पे याद रखिएगा किस किस क्षेत्र से होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा। और ये प्रावधान किस संविधान से लिया गया, किस देश से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखिए फिर क्या है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, तथा राज्यसभा में सभापति व उपसभापति का पद रिक्त हो। अब लोकसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष कार्य करेगा, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो उस स्थिति में एक पैनल होता है 10 लोगों का। अब देखिए अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं बल्कि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, पद रिक्त नहीं है, अनुपस्थित है सिर्फ। पद रिक्त होने का मतलब है कि वो सदस्य अब अध्यक्ष के रूप में है ही नहीं, अध्यक्ष का पद समाप्त हो गया, उपाध्यक्ष का पद भी समाप्त हो गया, या तो उसकी त्यागपत्र दे दिया है उसने, या अक्षमता से वो कार्य नहीं कर रहे हैं दोनों, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, पद रिक्त ही हो गया है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो 10 लोगों का पैनल होता है वो कार्य नहीं करता है, अध्यक्षता नहीं करता है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी सदस्य को अध्यक्षता सौंप देता है और फिर नया चुनाव होता है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, या सभापति उपसभापति। तो यहाँ चीज विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति सीधे यहाँ पे क्या करता है, किसी वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्षता सौंप देता है। इसी प्रकार राज्यसभा में जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, रिक्त मतलब कि वो दोनों हैं ही नहीं, मतलब वो उस पद पे हैं ही नहीं, तब यहाँ पे राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य को क्या करता है, अब लोकसभा में है तो वहाँ पे किसी सदस्य को नियुक्त कर देगा कि चलो अध्यक्षता करो, और अगर राज्यसभा में स्थिति है तो वहाँ पे किसी सदस्य को कहेगा कि तुम सभापति के रूप में कार्य करो या उपसभापति के रूप में काम करो, ये चीज़ होता है। लेकिन अगर दोनों अनुपस्थित हैं, मतलब दोनों पद पे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं है, जैसे कोई बीमार हो गया या कहीं विदेश चला गया या कहीं छुट्टी ले लिया है, तो उस स्थिति में जो 10 लोगों का पैनल है उसमें से कोई सदस्य क्या करेगा, अध्यक्षता का कार्य करेगा। तो यहाँ ध्यान से रखना इस चीज़ को। देखिए यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में टफ तो क्वेश्चन पूछता है भाई, भारत की सबसे अच्छी नौकरी, सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी लेने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ग्लैमर है, इतना ज़्यादा पावर है, तो मारा मारी तो रहेगी भाई। तो उसकी जो प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह नहीं किया जाए, किया जा सकता है, बस हम लोग कंसंट्रेट होके या कंसंट्रेशन से उसको सुनते नहीं है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता, मतलब ये संसद सदस्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस प्रश्न पर क्या लेता है, निर्णय लेता है। अब देखिए, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर क्या लेता है, निर्णय लेता है। तो याद ये भी रखना है कि राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधित प्रश्न पर निर्णय किससे लेता है या सहायता किससे लेता है, चुनाव आयोग से लेता है। ठीक है, फिर क्या है, संसद में कुछ विशेष विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश पर ही लाए जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये विधेयक लाए जाएंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक लाए जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और राष्ट्रपति खुद उनको पेश करवाता है या उनको प्रस्तुत करवाता है। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है भारत की संचित निधि से व्यय किए जाने वाला विधेयक। मतलब अगर भारत की संचित निधि से कोई व्यय किया जाने के लिए लाया गया है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। फिर क्या है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण के लिए लाए गए विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। फिर कोई धन विधेयक लाया गया, मनी बिल लाया गया, तो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। फिर क्या है, ऐसा विधेयक जो किसी कर या शुल्क में परिवर्तन करता है तथा जिसमें राज्य रुचि रखते हैं। यहाँ रुचि रखने का मतलब है कि जिसमें राज्यों का हित प्रभावित होता है, ऐसे विधेयक को भी राष्ट्रपति क्या करेगा, पूर्व अनुमति से रखवाएगा। फिर क्या है, ऐसा विधेयक
जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कृषि आय अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन लाता है। मतलब यह है कि जिसको कृषि आय के रूप में डिफाइन किया गया है, अगर उस कृषि आय की परिभाषा या उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो इसके लिए भी राष्ट्रपति क्या करेगा, पूर्व अनुमति से विधेयक लाएगा। फिर क्या है, ऐसा विधेयक जो राज्यों को धन वितरित करने की विधि को प्रभावित करता है। मतलब राज्य के केंद्र सरकार क्या करती है कि राज्यों को धन देती है और धन वितरित करने का जो एक विधि होती है, किसके किसके अकॉर्डिंग किसको किसको, जैसे फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है कि अगले 5 साल के लिए जो केंद्र से राज्यों को वितरित किया जाएगा अनुदान या जो भी दिया जाएगा वो किस तरह से दिया जाएगा, कितना कितना दिया जाएगा। तो उस जो विधि को है उसमें अगर कोई परिवर्तन करता है केंद्र, तो वो भी विधेयक जो लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। फिर क्या है, ऐसा विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए, ठीक है, किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार आरोपित करता हो, जिसको सरचार्ज बोलते हैं ना। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे डिटेल में इसको देखेंगे कि अधिभार जो होता है, सरचार्ज जो होता है, उस पर किसी कर पर या शुल्क पर अधिभार सरचार्ज लगाती है केंद्र सरकार, तो उसके लिए भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट से इसको देखिएगा, ध्यातव्य है कि ऐसे विधेयक जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व नहीं है, पूर्व है, कि पूर्व सहमति या अनुमति के बिना संसद में पेश किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि कोई विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाना है संसद में, अगर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लाया गया है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है? तो नहीं किया जाएगा भाई, बाद में अनुमति ले ली जाएगी। और कोई भी विधेयक होता है वो अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति अपनी क्या करता है, सहमति देता है। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है तभी वो विधेयक अधिनियम बनता है। तो इस आधार पर कि कोई विधेयक पूर्व अनुमति से लाया जाना है और उसमें पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। तो ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब फिर क्या है, जब संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर देता है। मान लीजिए संसद द्वारा कोई विधेयक दोनों सदनों ने पारित कर दिया, अब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि वो कई विकल्प अपनाता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने पारित विधेयक पर सहमति दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा भाई। अगर सहमति दे दिया अधिनियम बन जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास कई विकल्प होते हैं। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ये चीज है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। अब कौन कौन से राष्ट्रपति के पास विकल्प होंगे? पहला विकल्प है वह विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करेगा और विधेयक अधिनियम बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि वही जैसे राष्ट्रपति के पास लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उस पर अनुमोदन कर दिया या उस पर हस्ताक्षर कर दिया, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, उसी दिन से अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला विकल्प यह कि विधेयक अनुमति दे देगा, अधिनियम बन गया। दूसरा क्या है, वह विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेगा, मतलब कुछ नहीं बोलेगा। विधेयक आया उसके पास, उसको अपने पास रख लिया, ना हाँ किया ना किया, ना तो अनुमति दिया और ना ही अनुमति को अस्वीकार किया, नहीं कि हम नहीं करेंगे। वो चुपचाप विधेयक को अपने पास रख लेता है। तो दूसरा विकल्प तो ये हो गया। अब तीसरा विकल्प क्या है कि धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जो सामान्य विधेयक हैं, इन को अन्य विधेयकों को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मतलब कोई विधेयक आया राष्ट्रपति के पास तो पहली विकल्प करेगा कि भाई अनुमति देगा, पारित कर दिया उसने, हस्ताक्षर कर दिया, वो क्या हो गया, अधिनियम बन गया। दूसरा विकल्प है कि उस पर ना तो हाँ किया ना तो ना किया, उसको अपने पास रखे हुए, कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। तीसरा क्या किया कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, इन दोनों में राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार नहीं है, सामान्य जो विधेयक हो उसको संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया कि भैया फिर से विचार कर लो, संशोधन करके दे दो, तो ये कर सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, यदि जो राष्ट्रपति ने सुझाव दिया या कहा कि संशोधन कर लो, अब संसद इस संशोधन को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। तो यहां पे है, यदि संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो ये जो राष्ट्रपति है पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है सामान्य विधेयक के मामले में, तो संसद उस संशोधन जो राष्ट्रपति सुझाया है उस संशोधन को करने के लिए कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, और वह संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पुनः राष्ट्रपति को वही विधेयक भेज देती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है।
तो ये जो कहा गया है यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये जो एक चीज़ यहाँ पर है कि पुनर्विचार के लिए भेजना, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया था, इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को जो विधेयक भेजा जाएगा तो उस पर वो अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक विचार इसमें जोड़ दिया गया, एक परंतु वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा तो दूर रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो वह अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, एक लेकिन लगा दिया गया कि वह अनुमति देने के लिए बाध्य है लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद संसद फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है तब वो क्या है, अनुमति देने के लिए बाध्य, तब उसको कुछ नहीं कर सकता है वो। ठीक है, अब देखिए ये तो केंद्र के संबंध में जो संसद द्वारा पारित विधेयक थे या संघ सूची के विषय में थे उस पर था। अब देखिए राज्य सूची में क्या होता है, अनुच्छेद 200 के तहत जब राष्ट्रपति, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब राज्य सरकार जो होती है, विधानसभा या विधान परिषद, जो दो सदनी है वहाँ पे दोनों पारित करके राज्यपाल को भेजेंगे हस्ताक्षर के लिए, और जहाँ पे एक सदनी है जहाँ पे सिर्फ विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, विधानसभा पारित करके विधेयक राज्यपाल के पास भेजेगी, राज्यपाल उस पर कई निर्णय लेता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि राज्यपाल भी कई निर्णय ले सकता है। पहला तो निर्णय ये ले सकता है कि जैसे राष्ट्रपति की तरफ से वो अनुमति देगा, वो विधेयक बन जाएगा, वो भी अनुमति सुरक्षित रख लेगा। और तीसरा उसके पास ये होता है कि वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या कर ले, सुरक्षित रख ले। मतलब अपना निर्णय न राज्यपाल ले, वो किसको भेज दे, वो राष्ट्रपति को भेज दे कि भैया राष्ट्रपति आप देखो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब इसकी बात की जा रही है। देखिए अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक सुरक्षित रख लेता है तब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है तो अब राष्ट्रपति उस या तो अपनी अनुमति देगा या उस पर अनुमति रोक लेगा, या तीसरा विकल्प आएगा कि राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु क्या करे, वापस भेज दे कि भैया ये पुनर्विचार करो इस पे, फिर से राष्ट्रपति ने यह कहा है कि ये इसमें संशोधन कर ले। लेकिन धन विधेयक के विषय में ऐसा राज्यपाल नहीं कर सकता है या राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ठीक है, धन विधेयक से अतिरिक्त होगा, क्योंकि राज्यों को संविधान संशोधन करने का अधिकार है ही नहीं, तो उस पर कोई इनका मतलब ही नहीं है। लेकिन धन विधेयक अगर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया तो उस पर राष्ट्रपति इस तरह का कार्रवाई नहीं करेगा, सामान्य विधेयक के बारे में कर देगा। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधन के साथ या संशोधन रहित पारित कर पुनः राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है। अब देखिए एक चीज यहां पे जान लीजिए कि कोई विधेयक जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लिया गया तो उस पर राज्यपाल की भूमिका बस मैसेंजर की होती है, उस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेगा, उस पर राज्यपाल फिर निर्णय नहीं लेगा। तो यहां पे है, अब विधानसभा द्वारा फिर से उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, तब भी राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी जान लीजिएगा, इस पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो राज्य सूची से संबंधित विषय है, जो राज्यपाल द्वारा सुरक्षित किया गया है, उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप यहाँ पे। फिर क्या है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उसी तरह से राज्यपाल को भी प्राप्त की गई अनुच्छेद 213 के तहत, वो भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि अविलंब कार्यवाही की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को लगे कि भाई संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, और अगर एक भी है तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक दोनों सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा तब तक वो अधिनियम बनेगा नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब दोनों सदन सत्र में नहीं है, अगर सदन सत्र में है तो भाई विधेयक पेश करेगी सरकार, मंत्रिमंडल पेश करेगी और उसको पारित करा के दोनों सदनों से राष्ट्रपति अनुमति देगा, तो सामान्य प्रक्रिया द्वारा अधिनियम बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को लगे कि अविलंब कार्रवाई की आवश्यकता है या कोई ऐसा विषय है जिस पे तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, वो
अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये जो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ये वैवेकिक शक्ति नहीं है, मतलब मनमर्जी राष्ट्रपति की अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है अध्यादेश जारी करने की। यह क्या है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहां याद रखिए कि जो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं, ये वास्तव में किसकी शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद की शक्तियां हैं या मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की अपना विवेकाधिकार नहीं है कि वो जब चाहे तब अध्यादेश जारी कर दे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अब ये होगा कि भाई अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, अब क्या होगा, ऐसा अध्यादेश संसद के पुनः सम्मिलित होने के, अब राष्ट्रपति ने संसद का सत्र अधिवेशन में नहीं था, अध्यादेश जारी कर दिया, अब जब संसद का सत्र बुलाया जाएगा तब राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। जब सदन आहूत किया गया तो 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगर वो अध्यादेश संसद के अधिवेशन के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा, वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा जब उसको संसद ने अनुमोदन नहीं दिया तो। ठीक है, यदि सदन इसे पारित कर देता है, सदन क्या करता है, इसको पारित कर देता है, जो अध्यादेश लाया गया है उसको 6 सप्ताह के भीतर पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा और यह क्या हो जाएगा, विधेयक अधिनियम के रूप में बन जाएगा। और सामान्य, ये जैसे संसद द्वारा पारित होते हैं अधिनियम ना, ये उसी तरह से सामान्य अधिनियम की भांति कार्य करेगा। परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसा अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल उन्हीं विषयों पर है जिस पर संसद कानून बना सकती है। मतलब जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, यह अध्यादेश भी उन्हीं विषयों पर है। अब जैसे संघ सूची पे कानून बना सकती है तो संघ सूची पे यह अध्यादेश कर सकता है। ठीक है, साथ ही यदि कोई अध्यादेश मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है तो वह शून्य होगा। अब ऐसा अध्यादेश नहीं जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता है क्योंकि वह शून्य हो जाएगा। तो याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर चीजें बहुत क्लियर आपको समझा दिया। अगला क्या है, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा भाषा आयोग की कार्यवाही रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। तो वहां पे हम लोग देखा था एग्जीक्यूटिव पावर में, यहाँ लेजिस्लेटिव पावर में भी देखते हैं कि इनकी क्या करता है, इनकी कार्यवाही रिपोर्ट को कि भाई साल भर में क्या क्या तुम लोगों ने किया है, उसको क्या करता है, संसद के पटल पर रखवाता है। क्योंकि इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसलिए इनकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाने का दायित्व भी किसका है, राष्ट्रपति का है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर क्या क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 112 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहा जाता है, रखवाएगा। तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट जो रखवाने का, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, उसको रखवाने का दायित्व किसके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है, अब फिर क्या है दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति के बिना धन विधेयक या वित्त विधेयक, जिसको मनी बिल या फाइनेंस बिल कहते हैं, और अनुदान मांगे, ठीक है, वोट एंड अकाउंट बोल जाता है इसको, अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जाएंगी। तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ली जाएंगी। लेकिन वही याद रखिएगा, पहले जो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं ली गई तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, भारत की आकस्मिक निधि, जिसको कंटिजेंसी फंड बोला जाता है, पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। यह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। देखिए क्या है ना कि जो भारत की 2 निधियां हैं, एक है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जिसको बोलते हैं संचित निधि, और एक होता है आकस्मिक निधि जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। तो संसद द्वारा कोई भी धन निकाला जाएगा, कोई भी संचित निधि से धन निकाला जाएगा तो उसमें संसद की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे अगर कंसोलिडेटेड फंड से कोई धन निकाला जा रहा है तो उसमें संसद की अनुमति चाहिए। मान लीजिए किसी जगह बहुत तत्काल कोई काम हो गया, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो तत्काल पैसे की जरूरत सरकार को हो जाए, कहीं आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, चक्रवात आ जाए, सरकार को तत्काल पैसे की जरूरत हो। अब उस समय इतना पॉसिबल नहीं है कि संसद को आहूत किया जाए, संसद को आहूत के सामान्य प्रक्रिया द्वारा संचित निधि से धन निकाला जाए, क्योंकि तत्काल धन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तत्काल परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या किया गया है, आकस्मिक निधि का कंस्ट्रक्शन किया गया है, फंड की स्थापना की गई है कि जिसमें यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगा और बिना संसद की अनुमति के तत्काल राशि क्या कर ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, राष्ट्रपति निकाल के दे देगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि संसद से स्वीकृति ली जाएगी। मतलब अभी धन ले लो भैया, राष्ट्रपति कहेगा कि अभी धन ले जाओ, जाओ ये काम करो, बाद में उतना क्या करेंगे,
संसद से स्वीकृति ले ली जाएगी और संचित निधि से उतनी धन निकालकर आकस्मिक निधि में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रपति को और भी क्या है, वह अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। जो फाइनेंस कमीशन होता है अनुच्छेद 280 के तहत जिसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसको क्वाइन किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति भी क्या करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति या वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या हैं, जो जुडिशियल पावर है ये क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना है, इसमें शब्दों का बहुत महत्व है जुडिशियल पावर में। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। जो हमने देखा था ना कि डीपीएसपी था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, उसमें अनुच्छेद 50 के तहत क्या कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इस कारण से जो कार्यपालिका का प्रमुख क्यों राष्ट्रपति है, तो उसको सामान्यतः न्यायपालिका से अलग रखा गया है। लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं या उपबंध ऐसे हैं जिसमें से राष्ट्रपति को भी कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। तो कौन कौन सी की गई हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। इस कारण राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, किंतु कुछ संवैधानिक उपबंधों द्वारा उसे न्यायिक अधिकार प्राप्त किया गया है। मतलब डायरेक्टली तो बहुत कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में उसको न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया है। अब कौन कौन से किया गया है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 व 217, 124 क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, 217 क्या हो गया, उच्च न्यायालय। तो इसमें जान लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124 व 217 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। हालांकि ये कोलेजियम करता है, लेकिन कोलेजियम को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तथा वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करता है। ठीक है, साथ ही वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख ये है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और साथ में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी स्थानांतरण या ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर क्या है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार प्राप्त है। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य से संबंधित सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति समझता है कि भैया ऐसा है कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न आ गया है कि जिसमें राष्ट्रपति खुद सोचता है कि मैं निर्णय लेने से अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले लूं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या परामर्श हो सकता है या क्या सर्वोच्च न्यायालय सोचता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है, वो मांग सकता है कि अपनी राय दे दो भाई, ओपिनियन दे दो। तो वो राय ओपिनियन जो है सर्वोच्च न्यायालय देता है। अब ये न्यायालय को की राय जानना है, किंतु यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, किंतु वह सर्वोच्च न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इस चीज को अभी आगे हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय इस तरह की राय देने के लिए भी बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय दे, वो मना कर देगा कि हम नहीं देंगे। और अगर दे देता है तो राष्ट्रपति कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो भी मना कर देगा कि हम नहीं मानेंगे। राय का मतलब, ओपिनियन का मतलब बाउंडेशन थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये चीज दोनों स्वतंत्र हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो नोट में लिखा गया, भारतीय संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य हो। तो वही चीज मैं बता रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य भी नहीं है और राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया तो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केरल एजुकेशन बिल जो 1957 में लाया गया तथा 1987 में एक बिल लाया गया था विशेष न्यायालय विधेयक पर विचार करते हुए क्रमशः न्यायाधीश S.R. दास, मतलब केरल एजुकेशन बिल पर कौन विचार कर रहा था, S.R. दास कर रहे थे। और 1987 में जो लाया गया था विशेष न्यायालय विधेयक, इस पर कौन विचार कर रहा था, ये चंद्रचूड़, जो इस समय चंद्रचूड़ जो है राष्ट्रपति जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके फादर जो थे वो भी मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इनके जो फादर थे उस समय की बात है, ने कहा कि किसी विषय पर अपनी राय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया अगर राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगता है
तो सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की राय देने के लिए बाध्य नहीं है, वो दे या न दे ये उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और उदाहरण देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने से मना कर चुके हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति ने राय मांगा है ऑस्ट्रेलिया में और संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भैया हमारा ये काम नहीं है, हमारा मुख्य कार्य क्या है, वास्तविक वाद विवादों पर निर्णय देना है। लोगों की लड़ाई झगड़ा और विवादों के बीच में निर्णय देना हमारा काम है। सरकार को ये काल्पनिक वैधानिक प्रश्नों पर कि ऐसा हो जाएगा तो इस पर क्या करें उस पर करें, ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आप निर्णय लीजिए, हमसे मत पूछिए कि क्या करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय हैं उन्होंने इस तरह के, जो भारत में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति राय मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, उन्होंने अपने यहाँ अपने राष्ट्रपति को राय देने से मना कर दिया। कहे भैया हमसे न पूछो, जो तुम्हारा काम करे, संविधान में जो प्रावधान किया गया उसके अकॉर्डिंग काम करो, हमारा काम इसे नहीं, हमारा काम झगड़ा झंझट लोगों का समझाना है। ठीक है, तो यहीं पे वही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने से मना कर चुके हैं। इस विषय पर उनका कहना है कि इससे पृथककरण सिद्धांत, कौन न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का जो सिद्धांत है वो उसका हनन होता है। मतलब इससे राष्ट्रपति, अब मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कार्यपालिका के क्षेत्रों में क्या करता है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो इससे पृथककरण का जो सिद्धांत है, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का क्या होगा, हनन होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का कार्य वास्तविक वाद विवाद पर निर्णय देना है, न कि काल्पनिक वैधानिक प्रश्नों पर परामर्श देना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से कोटेशन में दे सकते हैं। हालांकि भारत में जो इंडिया में जुडिशियल एक्टिविस्ट है, ये न्यायिक सक्रियता है, तो ठीक है भाई, न्यायिक सक्रियता है तो बहुत से ऐसे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए हैं जो कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए आया है, लेकिन इससे लोगों का अंततः भलाई तो हो रही है। एक कल्याणकारी राज्य में लोगों का की भलाई के लिए अगर कार्यपालिका कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होकर इस तरह का कार्य कर रहा है तो ये बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इससे जो पृथककरण सिद्धांत है ये प्रभावित न हो जाए, और आवश्यक रूप से जो हमारे लोकतंत्र की जो स्तंभ हैं, जिसमें क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनमें आपस में क्लैश न होने लगे। ठीक है, क्लैश ऑफ टाइटन न होने लगे, अपने में मार झगड़ा न हो जाए एक दूसरे के क्षेत्र में घुस के, तो इस तरह से बचना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर क्या है, अनुच्छेद 103 के तहत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 103 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण किसी संसद सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अनुच्छेद 103 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण किसी संसद सदस्य की, अब यहीं पे देखिएगा कि अनुच्छेद 103 में जो कहा गया है उसके तहत यदि संसद के किसी सदस्य की निर्भरता संबंधित प्रश्न आता है तो निर्वाचन आयोग से सलाह करके राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ये वास्तव में एक जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति की, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, या प्रतिलंब कर सकता है, या प्रतिहार कर सकता है, विराम लगा सकता है, या उसका लघुकरण कर सकता है। इस प्रकार का निर्णय वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है तथा यह निम्न मामलों में कर सकता है। मतलब यहाँ पे भी जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं ना, वो उसकी खुद की नहीं है, वो किसकी हैं, वो मंत्रिपरिषद की हैं। मंत्रिपरिषद जैसा सलाह देगा राष्ट्रपति वैसा ही करेगा। अब ये कैसे कर सकता है कि जब दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया, जो होता है ना सैन्य न्यायालय द्वारा, उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, उस पर ये राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है। दूसरा क्या है, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है, उस पर राष्ट्रपति ऐसा निर्णय ले सकता है। तीसरा क्या है, जब दंडादेश मृत्युदंड, मतलब मृत्युदंड दिया गया है, फांसियों से दी गई जो भी है, उस पर राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है। अब देखिए, राज्यपाल को भी ऐसा अधिकार दिया गया है, ठीक है, उसकी तुलना हम लोग करेंगे कि कहाँ कैसे किया गया है। चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। मतलब ये नहीं कि इसमें जाके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, ये राष्ट्रपति की अपनी स्वयं की शक्तियां हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है तथा वह इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरफ पेश नहीं आ सकता। जैसे ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड और ये वकीलों की बहस और ये इस तरह से नहीं होता है, सामान्य प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो इस तरह से न्यायालय की तरफ से राष्ट्रपति पेश नहीं आएगा। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को इसके
इसके दो रूप हैं भाई। ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों राष्ट्रपति को दी गई शक्ति भाई, इस तरह के क्षमादान या लघुकरण या परिहार या विराम, इस तरह से क्यों दिया गया है? ठीक है, तो ये चीज़ है कि भाई ठीक है, न्यायपालिका जो होती है वो तथ्यों के आधार पर कार्य करती है, सबूतों के आधार पर कार्य करती है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि न्यायपालिका जो है गलती से कोई निर्णय दे दे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अपनी प्रकृति से अधिक सजा दे दी हो, या किसी निर्दोष को सजा दे दी गई न्यायपालिका द्वारा, बाद में पता चला कि इससे तो गलत हो गया, गलत निर्णय दिए गए, तो इसमें सुधार करने के लिए। ठीक है, और एक तो होता है कि मानवीय आधार पर सोचने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि इस क्यों दिया गया है कि न्यायिक शक्ति के दो रूप हैं। कौन कौन से? पहला है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, मतलब न्यायालय द्वारा कोई गलती कर दी गई है, निर्दोष को सजा दी गई है, तो इसको सुधार लिया जाए। दूसरा क्या है, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए, मतलब ये लगता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दंड दे दिया गया, इतना ज़रूरत नहीं थी, इतना कड़ा दंड देने की जरूरत नहीं थी। जैसे अभी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो राहुल गांधी को डिफॉर्मेशन केस लगाया गया, जिसमें उन्होंने एक जगह भाषण दिया था, उसके आधार पर जो एक सब मोदी को कह दिया था कि मोदी सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, उस पर दिया गया था। तो उस पर मैक्सिमम सजा का प्रावधान 2 साल है, और उस पर 2 साल की सजा ही मैक्सिमम सजा दे दी गई उसको। तो एक तरह से हो सकता है कि अरे भाई क्यों इतना दिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन मान लेते हैं कि सजा अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जारी रखता, तो अगर मान लिया कि अगली सरकार आती, मान लिया कि नो डाउट अगली सरकार, मान लीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट जो गठबंधन है इसकी सरकार आ जाएगी, तो हो सकता है कि भाई 2 साल की सजा राहुल गांधी को क्यों दिया गया, इतना कठोर सजा नहीं दिया जा सकना चाहिए भाई। ठीक है, उन्होंने किसी का डिफॉर्मेशन किया भी है, तो 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों दे रहे हो यार? तो ऐसा मंत्रिपरिषद ला सकती थी, हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगी है सजा पे। तो इस तरह से हो सकता है भाई। और जानते हो, देखो आप किसी के भी पक्ष में हो ना, चाहे आप किसी के भक्त हो या अंधभक्त हो या कुछ भी हो, सब लोग मानते थे कि राहुल गांधी को जो सजा 2 साल की दी गई है वो अति कर दिया गया, इतना नहीं देना चाहिए था। ठीक है, उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई, और संसद सदस्यता छीनते हुए घर और सब छीन लिया गया। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे चुनाव में? देखो, कोई भी राजनेता निर्णय लेता है ना, तो उसका अपराध जो होता है या जो सजा होती है वो कहाँ मिलती है? राजनीतिक सजा कहाँ मिलती है? चुनाव में मिलती है। तो चुनाव हो रहा है, अब निर्णय जब आएगा तो सही है गलत है सब देखेंगे अपना। चलिए, राष्ट्रपति की फिर क्षमादान की जो शक्तियां हैं, ठीक है, इसको अब विस्तार से देखते हैं कि क्षमादान शक्तियां क्या हैं, जिसको पैडर्न्स बोलते हैं। पहला क्या है, इसका आशय है दंड से पूर्णतः मुक्ति। क्षमादान न केवल दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचा देता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। मतलब एकदम निरपराधी, जैसे अपराध करने के पूर्व की स्थिति थी, निरपराध एकदम है, मतलब कोई अपराध नहीं किया, एकदम इसने क्या है, निर्दोष है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने के बाद व्यक्ति पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, अर्थात वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। यहां ध्यातव्य है कि यह एक अनुग्रह है जिसे अधिकार की भांति नहीं मांगा जा सकता। मतलब ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्षमादान देता है कि नहीं देता है। आप अधिकार से नहीं कर सकते, नहीं फलां को दिए थे तो हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, या आप अधिकार से नहीं मांग सकते कि मेरा अधिकार है, आप क्षमादान दीजिए, हमको माफ़ कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप देखोगे ना कि जो निर्भया हत्याकांड था, जो विभत्स हत्याकांड था, उसमें जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो उन्होंने देखा होगा कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, उसी समय फर्स्ट वेव जो था, उसी समय देखे होंगे कि बहुत रात में न्यायालय बैठी और ये सब हुआ, उन्होंने क्षमादान मांगा। बहुत देखिए एक सस्पेंस पूरा तरह से एकदम मतलब हाइप क्रिएट हो गया था उस समय कि भाई क्या होने जा रहा है देश में। तो उस तरह से एक तरफ से ना कि ये मतलब अधिकार नहीं है कि आप मांगिए जाकर राष्ट्रपति से, वो राष्ट्रपति के आप याचना कीजिए, अनुग्रह राष्ट्रपति दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो उसके ऊपर है, आप उसको अधिकार के रूप में मांग नहीं सकते। अधिकार का मतलब है कि वो आपको निश्चित मिलना चाहिए, यहाँ पे निश्चित मिलने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो शब्द होते हैं ना, जो शब्द होते हैं उनको पकड़ के रखिए आप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी की है क्षमादान के कि प्रतिलंबन का मतलब ये है, परिहार का मतलब है, लेकिन यही पूछ दिया कि ये सारे जो हैं क्षमादान की शक्तियां अनुग्रह की नहीं बल्कि एक अधिकार है। अब यहाँ पे शब्दों में थोड़ा सा खेल दिया कमीशन, हो गया काम। तो यहाँ पे बच के रहना है, छोटा शब्द आपके पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सस्पेक्ट कर सकता है, गलत करा सकता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग एक शब्द को देखते हैं जो प्रतिलंबन का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं रिप्रेव। प्रतिलंबन, इसके अंतर्गत मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है या निलंबित कर दिया जाता है। मतलब मृत्यु दंड किसी को मिलना है, फांसी का सजा हो रही है, तो उसको अस्थायी रोक देते, भाई अभी मत दो या इसको बाद में दो, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब ये प्रतिलंबन के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसके पीछे उद्देश्य यह है कि दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना। मतलब यहाँ जो अनुग्रह है,
क्षमादान के लिए, उसके लिए याचना करने के लिए समय देना कि भैया हमारा राष्ट्रपति जी माफ़ कर दीजिए, ये है ऐसे वैसे, उसके लिए समय देना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको मृत्युदंड को अस्थायी रोक लगा दी जाती है, मृत्युदंड या फांसी को निलंबित कर दिया जाता है कि भैया आप तुम क्षमादान के लिए याचना कर सकते हो, क्योंकि भाई सबको एक नागरिक के रूप में तो एक मौका देना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। फिर क्या है, परिहार। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अनुग्रह का मतलब और अधिकार का जो हमने डिफरेंट बताया, उसमें ये नहीं है कि देने का अधिकार नहीं है, देने का आप दे सकते हो, सब देंगे, लेकिन मिलना न मिलना ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो देता है कि नहीं देता है। आप आवेदन तो सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, परिहार का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन किए बिना, मतलब दंड की जो प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और सिर्फ दंड की अवधि को कम कर दिया जाएगा। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 1 वर्ष के कठोर कारावास में, मतलब दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 2 वर्ष का कठोर कारावास था तो अभी भी कठोरी कारावास होगा, लेकिन अब 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब होता है परिहार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लघुकरण। क्या होता है? परिहार और लघुकरण में एक ही चीज होता है कि लघुकरण में क्या है कि इसमें प्रकृति में परिवर्तन करते हुए, परिहार में क्या था? प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ अवधि में परिवर्तन करना है। शब्दों पे मत जाइएगा, लघुकरण का मतलब छोटा कर दिया उसी को नहीं, यहाँ पे प्रकृति में परिवर्तन करते हुए अवधि में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है लघुकरण। इसका आशय है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए इसे कम करना। इसे क्या करना? कम करना, इसे कम करना। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। कठोर कारावास का मतलब होता है, ऐसे नहीं होता है कि चक्की पिसवाया जाएगा या बिल्कुल पत्थर तोड़वाया जाएगा। तो कठोर कारावास का मतलब है कि एकदम कड़ा कानून दिया गया है कि तुमको भैया सारे श्रम भी करना है, ये सभी करना है, वो सभी करना है, उसको कठोर कारावास बोलते हैं। और साधारण कारावास का मतलब है कि जेल में बंद रहो, बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ना नहीं झेलना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर विराम का क्या होता है? रिस्पाइट का क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। अब जैसे गर्भवती महिला को मृत्युदंड दिया गया है, लेकिन पता चला कि भैया जब उसको फांसी देने वाली थी तो अब वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो इसको अब मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, फांसी नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसको साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यार प्रेग्नेंट है, गलती उसकी है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी क्या गलती है? वो निर्दोष बेचारा इनोसेंट है। आप महिला को मारोगे तो वो भी मर जाएगा। और दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि भाई आप कह दो कि नहीं, जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद फांसी चढ़ा देंगे, तो यार उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? माँ को कोई थोड़ी रिप्लेस कर सकता है यार। तो इसके लिए इसको बचाया, इसके लिए कहा गया कि भाई ठीक है, उसको साधारण कारावास में बदल लो ताकि बच्चे की जिंदगी भी बच जाए और बच्चे का पालन पोषण भी उसकी माँ कर सके। तो इसीलिए इसको इस तरह कहा जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का उपयोग परीक्षण के पूर्व, मतलब ये भी हो सकता है कि परीक्षण, जब उसका परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान एवं उसके पश्चात तथा सभी दशाओं में कर सकता है। मतलब वो किसी भी कंडीशन में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। फिर क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, जो बताया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु दोनों की क्षमादान शक्तियों में निम्नलिखित अंतर होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में कौन कौन से अंतर है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश, मतलब किसी भी तरह से अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, ठीक है, पेनल वो दिया गया है, क्या बोलते हैं, मृत्युदंड दिया गया है, दंडादेश दिया गया है या फांसी की सजा दी गई है, तो उस सारे मामलों में क्षमादान की राष्ट्रपति को शक्ति है। लेकिन किंतु राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश में क्षमादान का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मृत्युदंड पाया है तो उस पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, उसकी क्षमा नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मृत्युदंड पर क्षमादान कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, फिर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को भी क्षमा करने की शक्ति दी है, परंतु राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। मतलब अगर सेना न्यायालय द्वारा, सैन्य न्यायालय द्वारा किसी को कोई दंड दिया गया है तो उस पर सिर्फ राष्ट्रपति ही उस पर निर्णय ले सकता है, राज्यपाल उस पर निर्णय नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर ये भी है। चलिए, अब देखिए एक चीज़ यहाँ वाद आया था, इसमें क्या था? केहर सिंह वाद 1988 में। अब केहर सिंह वाद में क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में सिद्धांत बताए। किसमें? केहर सिंह वाद। तो पहला तो ये याद रखना है कि केहर सिंह वाद किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांत बताए थे। पहला इसमें क्या सिद्धांत बताया था? देखिए,
दया याचना करने वाले व्यक्ति को। अब इसमें एक सिद्धांत दिया गया कि दया याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं, कि नहीं खड़े होकर गए राष्ट्रपति सुन लीजिए, ऐसा अधिकार नहीं है। मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, मतलब राष्ट्रपति उसको नहीं कहेगा, जैसे न्यायालय कहता है ना कि अपराधी को पेश किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए और कटघरे में खड़ा कर, ऐसा राष्ट्रपति नहीं करेगा, ठीक है। उस ऐसा कोई सुनवाई का अधिकार नहीं है, दया याचना करने वाले व्यक्ति के हमको भेज दीजिए राष्ट्रपति के पास, हम चल जाए, ऐसा कुछ अधिकार नहीं है उसको। फिर क्या है, राष्ट्रपति प्रमाणों या जो साक्ष्य होते हैं जिसके आधार पर सजा दी गई है उनका पुनः अध्ययन कर सकता है। जिस आधार पर साक्ष्य पे व्यक्ति को दंड दिया गया उन साक्ष्यों को राष्ट्रपति मंगवा सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, यहाँ पे महान्यायवादी हैं और बाकी सॉलिसिटर जनरल हैं, बाकी सब बहुत लोग विधिक अधिकारी हैं, उनके माध्यम से उसकी जाँच करा सकता है और तथा उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। अब न्यायालय ने जिन आधार पर उसको दंड दिया है और राष्ट्रपति उन साक्ष्यों का या प्रमाणों का अध्ययन किया तो राष्ट्रपति का विचार भिन्न हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो न्यायालय विचार दिया उसी तरह का राष्ट्रपति विचार रखे, उससे अलग भी राष्ट्रपति न्यायालय क्या कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। फिर क्या है, राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही करेगा, मतलब अपने मन से नहीं करेगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा लिख के तभी वो करेगा, इस तरह से अपने मन से राष्ट्रपति कुछ नहीं निर्णय लेगा, इस पर यह भी ध्यान रखना है। फिर क्या है, राष्ट्रपति को अपने इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब राष्ट्रपति का ये जो क्षमादान की शक्ति है उस पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी दिशा निर्देश लेने की और ना ही देने की जरूरत है उसमें। अब राष्ट्रपति की अपनी शक्ति है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश या परामर्श के आधार पर होती है। फिर क्या है, राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान दिया है तो उस पर किसी भी न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक परंतु जोड़ लीजिएगा, सिवाय वहाँ जब राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय विवेक रहित हो, मतलब उटपटांग तरीके से राष्ट्रपति ने निर्णय लिया, विवेक रहित होकर स्वेच्छाचारी निर्णय लिया हो, ठीक है, मतलब मनमाने तरीके से निर्णय लिया हो, दुर्भावनापूर्ण निर्णय लिया हो एवं भेदभावपूर्ण निर्णय हो, तो इस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि जब विवेक रहित निर्णय लिया गया, जैसे कोई दुर्दांत अपराधी है और उसके खिलाफ सब लोग जानते हैं, न्यायालय भी जानता है कि साक्ष्य मिले हुए सब कुछ है, उसको राष्ट्रपति छोड़ रहा है और स्वेच्छाचारिता से लिया है, मतलब मंत्रिमंडल ने अपने मनमाने तरीके से निर्णय लिया है तो उस पर भी हो सकता है। दुर्भावनापूर्ण लिया है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। भेदभावपूर्ण लिया है, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इपूरू बनाम आंध्र प्रदेशवाद 2006 में, यहाँ पे क्या है, इपूरू बनाम आंध्र प्रदेशवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, मतलब न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक हितों, धार्मिकता के आधार पर या जातिगत आधार पर नहीं लिया जा सकता है। मतलब याद रखिएगा कि अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए या धर्म के आधार पर कि एक धर्म को दें दूसरे धर्म को न दें, या ये बहुत इस तरह के व्यक्ति हैं उस तरह के व्यक्ति हैं, धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर नहीं लिया जा सकता इस तरह का निर्णय, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं सैन्य शक्ति क्या है राष्ट्रपति की। तो देखिए, अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना का क्या होता है, प्रधान सेनापति होता है और राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। एक्चुअल में ये किसको है, मंत्रिपरिषद को है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो याद रखिएगा, थल सेना का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है, ठीक है। साथ ही वह तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। नियुक्ति का मतलब ये मंत्रिपरिषद ही करती है, परंतु उसके इस अधिकार के प्रयोग को संसद विधि बनाकर विनियमित व नियंत्रित कर सकती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़। फिर क्या है, राजनयिक शक्तियाँ क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। साथ ही विदेशों के राजदूतों, जो भारत में आए हुए विदेश किसी देश के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेश से संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ठीक है। जो कोई, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान के साथ कोई समझौता हो रहा है, भारत श्रीलंका के साथ कोई समझौता हो रहा है, भारत अमेरिका के साथ कोई समझौता हो रहा है, भारत और रसिया के साथ कोई समझौता हो रहा है, तो वो किसके नाम से किए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहल, इनिशिएटिव, मतलब कौन बातचीत कर रहा है, कौन करा रहा है, ये मंत्रियों के हाथ में रहता है एवं इसकी संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। तो ये राजनयिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर है राष्ट्रपति की। अब आता है आपात शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति की कौन कौन सी है। तो देखिए,
भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का अनुमान किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रपति को विस्तृत आपातकालीन अधिकार प्रदान किया गया। पहला है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि यहाँ पर 3 चीज दिया गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। तो ये सशस्त्र विद्रोह है ना, इसके स्थान पर था आंतरिक अशांति। ठीक है, क्या था? आंतरिक अशांति। तो इसी आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इसके बाद क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह ला दिया गया। तो पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जाती थी, नेशनल इमरजेंसी, लेकिन अब आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। तो उसी को यहाँ पे दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन के पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था? आंतरिक अशांति थी। ठीक है, तो यही चीज है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। लिखित रूप से मंत्रिमंडल देगा, तभी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपात की उद्घोषणा 1 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब जैसे राष्ट्रपति आपात लगा दिया गया इमरजेंसी, तो 1 माह के भीतर ही संसद द्वारा क्या होना चाहिए? इसका अनुमोदन होना चाहिए। पहले 2 माह था, लेकिन फिर इसको घटाकर 1 माह कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, किया जाना चाहिए। अब यदि संसद इसका अनुमोदन कर देती है तो यह 6 माह तक ये इमरजेंसी लागू रहेगी, मतलब ये प्रवर्तन में रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको 1 महीना के अंदर संसद से क्या कराना है? अनुमोदन लेना है, और जब संसद अनुमोदित कर देती है इसको, तो 6 महीना तक क्या रहेगा? ये प्रवर्तन में रहेगा या लागू रहेगा। ठीक है, तो इसकी यही चीज है। अब देखिए क्या है कि ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। अब 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात लगाया गया। कब कब लगाया गया? तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, भारत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था, तब लगाया गया था राष्ट्रीय आपात। दूसरा 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण लगाया गया था इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। और तीसरा लगाया गया था कि 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी, जून 1975 में ये लगाई गई थी। बाद में तीनों को एक साथ खत्म कर दिया गया, दोनों को। चलिए, राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति को कई असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब राष्ट्रपति आपात लगाता है, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति, तो उसके समय राष्ट्रपति को कई असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। कौन कौन शक्तियां मिल जाती हैं? तो उसके बारे में देखते हैं। वह अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 359 के तहत वह अनुच्छेद 19 को भी निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 20-21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी किसी को भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, वह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के प्रतिरूप में संशोधन कर सकता है। जैसे संघ और राज्यों के बीच में जो वित्तीय वितरण का जो नियम है, उसको उसमें भी क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। तो ये भी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर क्या है? दूसरा, जो पहला था राष्ट्रीय आपात था, दूसरा जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। अब देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, उसको आपातकाल नहीं बोलते हैं, उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, लेकिन राज्य कहेंगे कि हमारे यहाँ आपातकाल लगा दिया गया। चलिए, बात छोड़िए उसको। अनुच्छेद 356 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य का सरकार नहीं चला सकते, पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तब राष्ट्रपति लगा देगा राष्ट्रपति शासन। या राष्ट्रपति को स्वयं यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज हो गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और यहाँ पे एक चीज और है कि अनुच्छेद 365 के तहत संघ द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने में राज्य असफल रहता है। मतलब अनुच्छेद 365 के तहत राज्य को कोई अगर संघ दिशा निर्देश देता है और उसका पालन करने में राज्य पूरी तरह से सफल होता है, तो उस आधार पर भी क्या हो सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब देखिए क्या होगा
इसकी स्वीकृति, जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 के तहत, इसकी स्वीकृति 2 माह के भीतर संसद में लेना आवश्यक है। संसद में लेना आवश्यक है, लोकसभा में और राज्यसभा में भी 2 माह यहाँ पे याद रखना है। राष्ट्रीय आपात क्या होता है, पहले उसमें 2 माह था लेकिन घटा के उसको 1 माह कर दिया गया। तो उसमें अब वर्तमान स्थिति क्या है कि 1 माह में संसद से उसमें स्वीकृति लेना है। यहाँ पे क्या है, 2 माह में है। अब देखिए, संसद से अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त होने के बाद एक बार में 6 माह तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। और फिर बढ़ाना है तो फिर संसद से स्वीकृति लीजिए, और कुल मिलाकर 3 वर्ष तक इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं। ध्यातव्य है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब राष्ट्रपति को कई असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, देखिए। अब जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को कई असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, देखिए। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है, जब तक कि संसद द्वारा इस प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। तो राज्य के संचित निधि से व्यय करने लगेगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति यह उद्घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके अधीन प्रयोग करनी होंगी। मतलब राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकता है राष्ट्रपति शासन के समय। अब तीसरा आता है वित्तीय आपात, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर, देखिए यहाँ पे 2 माह है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 1 माह है, बाकी राज्यों में राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपात 2 माह में संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय आपात के समय, मतलब अगर राष्ट्र में पूरा वित्तीय, देखिए ये पूरे देश में एक साथ लगाया जा सकता है, या देश के किसी खास जगह पे वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब पूरे राष्ट्र में अगर वित्तीय आपात लगा दिया गया है तो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के समय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ के सभी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे जुडिशरी को बोलते हैं ना कि जुडिशरी को एक तरह से स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सभी संघ के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, याद रखिएगा आपको। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे हमने आपको नहीं बताया है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये आप देखिएगा कि सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया है और सबसे लंबी अवधि तक किस राज्य में लगाया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक बार, मतलब फ्रीक्वेंसी किस राज्य में सबसे अधिक बार है, किस राज्य में कई बार लगाए गए हैं, 10 बार 11 बार किसी राज्य में लगाए गए हैं, सबसे अधिक लंबी अवधि तक कई साल तक लगातार किस राज्य में रहे हैं, और सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया है। तो ये याद रखना है आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। चलिए, अब आता है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो अधिकार है। देखिए क्या है, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका आशय है रोकना। इसके माध्यम से राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी सहमति व असहमति को व्यक्त करता है। यद्यपि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, परंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कोई वीटो अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि ये वीटो अधिकार है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति इसका प्रयोग करे, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत जो राष्ट्रपति जो एक्टिविटी करता है या जो निर्णय लेता है तो उसको कहीं ना कहीं वीटो के रूप में ही डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहला है अत्यंतिक वीटो, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है, मतलब नई अनुमति देता है, और विधेयक क्या हो जाता है, विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे पूर्ण वीटो कहा जाता है। मतलब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने कहा कोई हम अनुमति नहीं देंगे, तो विधेयक समाप्त हो गया, अनुमति नहीं दिया, क्योंकि हम जानते थे कि कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा के बाद पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति क्या होता है, अनुमति देता है, तभी अधिनियम बनेगा। मतलब संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने ही जब विधेयक पर अनुमति नहीं दी तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूर्ण वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति 2 मामलों में इसका प्रयोग करता है।
राष्ट्रपति दो मामलों में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। पहला कौन सा मामला है? गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पे, या जिसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब ये गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं? देखिए, गैर सरकारी और सरकारी विधेयक में तो हम तो जानेंगे, जब संसद का पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कोई विधेयक लेकर आता है उसको गैर सरकारी बोलते हैं, और अगर मंत्री द्वारा विधेयक लाया जा रहा है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। तो अगर गैर सरकारी सदस्यों द्वारा कोई विधेयक लाया गया है तो राष्ट्रपति जेबी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हुए विधेयक को क्या करेगा? उस पर अनुमति नहीं देगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। फिर क्या है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व, मतलब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया और वो राष्ट्रपति की को अनुमति के लिए भेजा जाया गया, उसके पूर्व ही मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, चाहे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मंत्रिमंडल मतलब हट गया, तो अब जो नया मंत्रिमंडल आएगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि भैया ये पुराने वाले विधेयक पे अभी साइन मत करो, तो उस पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो करते हुए अपनी अनुमति नहीं देगा और विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखना है कि जैसे विधेयक दोनों सदनों ने पारित किया, राष्ट्रपति के पास भेजने वाले थे या भेज दिए, लेकिन वो क्या हो गया? मंत्रिमंडल विघटित हो गया, वो यहाँ त्याग पत्र दे दिया। तो अब जो नया मंत्रिमंडल आएगा उसने राष्ट्रपति को सलाह दिया कि ये इस विधेयक पर भी साइन मत करो, इसको खत्म कर दो। तो राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो विधेयक स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों मामलों में राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। तीसरा कि अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सुवाद, इसमें क्या था? जो पटियाला जो वो रियासत थी, पूर्वी पंजाब संघ राज्य जो था, इसको पेप्सू कहा जाता था, ठीक है। फिर इसको मिला के पंजाब राज्य बना दिया गया वाद में, तथा 1991 में डॉक्टर आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा कि अत्यंतिक वीटो का प्रयोग दो बार हुआ है। पहली बार 1954 में हुआ जो पेप्सुवाद था, और दूसरा 1991 में संसद द्वारा सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक इत्यादि पे जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। अब दूसरा विधेयक आता है, वीटो आता है निलंबनकारी वीटो, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। अब देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के, क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा ही देगा, उस पर इस सबका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति को उस पर अपना देने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, चूंकि दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति इस पर मतलब उसको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब संसद क्या करेगी कि पुनर्विचार के बाद उसको संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पुनः राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति, अब ये चीज़ है कि कितने दिन में अनुमति देता है नहीं देता है, तो इस निलंबनकारी की राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा गया और राष्ट्रपति ने उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब फिर से पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। एक होता है जेबी वीटो, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति व असहमति की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। मान लीजिए कि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो ये समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि कितने समय में राष्ट्रपति इसको अनुमति देगा। कोई समय सीमा नहीं, तो राष्ट्रपति अपने टेबल पर उसको रख लेगा। अब भाई जब उसकी मर्जी होगी तब देगा, अगर कोई गतिरोध हो गया तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसी का प्रयोग करते हुए, कोई समय सीमा नहीं दी, उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका प्रयोग करते हुए वह किसी विधेयक पर न तो सहमति दे, न असहमति दे और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करे। तो ऐसी स्थिति में वह जेबी वीटो का प्रयोग करता है। चुपचाप साइलेंट हो जाए, मौनी हो जाए एकदम कि हम कुछ करेंगे नहीं, विधेयक उसकी टेबल पे पड़ा है, मतलब जेब में पड़ा है, ठीक है। अब उस पर ना तो समय सीमा है नहीं, संविधान में दिया ही नहीं है कितने समय में के अंतर्गत उसको अनुमति देना है कि नहीं देना है, वो चुपचाप कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तो इसका प्रयोग करते हुए इसका वो कैसे प्रयोग कर रहा है, इस समय वो जेबी वीटो का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 1986 में 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक लाया गया था। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया। चूँकि ये ज्ञानी जैल सिंह की नियुक्ति जो की गई थी, ये इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि इनको रबड़ स्टैंप ही बोला जाता था उस समय। लेकिन जब ब्लू स्टार जो हुआ था, जिसमें भिंडरावाला जो पंजाब में जानते हैं आप लोग, ब्लू जो
ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। तो उसके बाद जो है ना, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो ज्ञानी जैल सिंह से प्रधानमंत्री राजीव गांधी के, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संबंध बड़े खराब हो गए, इनसे दोनों में तनातनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे राजीव गांधी सरकार जो थी उस समय, वो 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पारित करके जब ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजी, तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इसको अपने पॉकेट में रख लिया, मतलब उस पर कोई अनुमति नहीं दी। और फिर सरकार क्या हो गई, समय सीमा समाप्त हो गई, तो विधेयक भी समाप्त हो गया। उन्होंने न अनुमति दी, न मना किया, न अनुमति दी, न पुनर्विचार के लिए भेजा, वो चुपचाप अपने टेबल पर रखे। तो इसका जेबी वीटो का उपयोग एक बार किया गया इस समय, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में उसके पास जेबी वीटो की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब अगर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, धन विधेयक में तो वो करेगा नहीं, क्योंकि पूर्व अनुमति से लाया जा रहा है। संविधान संशोधन विधेयक भी क्या पूर्व अनुमति से लाया जा रहा है, या नहीं भी लाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्यों? क्योंकि संविधान का जो 24वां संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि संविधान संशोधन अधिनियम अगर विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन या इस तरह से नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आ गए राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियाँ, जो उसके कहा जाता है कि विवेकीय शक्तियाँ हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। देखिए ये भी क्या है कि राष्ट्रपति की जो विवेकीय शक्तियाँ हैं ना, ये मूलतः मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ ही हैं, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति को कुछ विवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, थोड़ा सा ही प्राप्त है, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसको मेन प्रावधान को। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63-53 में यह प्रावधान किया गया, ये 15 है, 53 में यह प्रावधान किया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका मतलब कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो वास्तव में मंत्रिपरिषद की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति सिर्फ क्या है, अपने नाम से लागू करता है, निर्णय वास्तव में कौन ले रहा है, मंत्रिपरिषद ले रहा है, कार्य करेगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब यहाँ पे बाध्य कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य किसके आधार पर करेगा, मंत्रिपरिषद के आधार पर ही कार्य करेगा। जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, राष्ट्रपति उसी के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन ये थोड़ी जाती हो गई, तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया मोरारजी देसाई सरकार में, उसमें यह कहा गया कि ठीक है भैया, आप राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी धन विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़ के सामान्य विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन में थोड़ी सी सहूलियत दी गई कि चलो भैया धन विधेयक, अरे तुम सामान्य विधेयक के संबंध में जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है उसको छोड़ के सामान्य विषय के संबंध में जो संविधान संशोधन, अरे जो विधेयक लाया गया है उसको पुनर्विचार के लिए तुम वापस भेज सकते हो। ये चीज कहा गया। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु शासन का नहीं। जो मैं आपसे बताया था शुरू में कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, शासन का नहीं। शासन का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, परंपरा के अनुसार कुछ विवेकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और कौन कौन सी प्राप्त हैं कि देखिए, परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति कुछ विवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन है, जैसे खंडित जनादेश की दशा में। अब जैसे क्या है कि भारतीय संविधान, इसमें लोकसभा में कितने सदस्य हैं, ये 543 सदस्य है। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन का था उसको हटा दिया गया है, तो अब कितने सदस्य हैं, 543। तो बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272 सदस्य चाहिए। अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और किसी भी गठबंधन या दल को 272 सीट नहीं प्राप्त हो रही है, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है, हंग हो गई, पार्लियामेंट हो गई, मतलब कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर रहा है। तो खंडित जनादेश में, मतलब हंग पार्लियामेंट में, अब राष्ट्रपति किसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए, तो ये कौन सी होता है, ये राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां हैं। इसमें मंत्रिपरिषद का सलाह नहीं लेता, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सलाह लेने के लिए इसमें बाध्य नहीं है वो, ठीक है। तो हंग ऐसे पार्लियामेंट हो गई। तब राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है कि किस दल या किस पार्टी को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। फिर दूसरा है
कि अगर लोकसभा में कोई सरकार है, उसने बहुमत खो दिया है, अविश्वास प्रस्ताव आया, हार गई, तो अविश्वास प्रस्ताव हार गई तो सरकार त्यागपत्र देगी। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव हार गई और सरकार त्यागपत्र नहीं दे रही है तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखिए। ठीक है, अब देखिए बहुमत खो देने के बाद लोकसभा भंग करने या न करने का निर्णय। जैसे एक चीज़ मान लीजिए कि कोई सरकार है, वो लोकसभा में बहुमत खो दी और राष्ट्रपति को सलाह देती है कि आप लोकसभा भंग कर दो, तो इस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति की अपनी विवेकी शक्ति है, वो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। अगर बहुमत खो दिया है तब, अगर बहुमत है लोकसभा में सरकार का और वो सलाह दे रही है, तब राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर लोकसभा में सरकार ने बहुमत खो दिया है और सरकार सलाह दे रही है मंत्रिपरिषद की लोकसभा को भंग कर दो, तो इस सलाह को मानने या न मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो फिर विवेक से काम लेगा कि माने कि न माने। फिर क्या है, तीसरी स्थिति क्या है कि यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक निधन हो जाता है तो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्त करे या नए प्रधानमंत्री की नियुक्त करे, ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ऐसे तीन बार हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई थी, तो उस समय राष्ट्रपति ने क्या किया था, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति थी। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया। ये किसने किया, राष्ट्रपति की विवेका शक्तियाँ थी। लेकिन तीसरी बार जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो उस समय के जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री की नियुक्त कर देते हैं और वो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, राजीव गांधी हो जाते हैं। तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्त करे या किसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे, ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं। क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है ना, वो तभी तक होती है जब तक प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री मर गया तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या होगी, समाप्त होगी भाई। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। जब प्रधान ही मर गया तो मंत्रिपरिषद क्या रहेगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्त करे या नए प्रधानमंत्री की नियुक्त करे, इसका निर्णय भी कौन करता है, राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं, उसमें किसी के सलाह के अनुसार कार्य नहीं करेगा। फिर चौथा क्या हो गया, यदि विश्वास खोने के बाद भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने को तैयार न हो। जैसे मैं बताया था कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, मतलब सरकार विश्वास खो दी लोकसभा में, तब अभी भी त्यागपत्र नहीं देने को तैयार है, मतलब हठधर्मी किया कि हम नहीं जाएंगे, तब राष्ट्रपति स्वविवेक से मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का निर्णय ले सकता है कि भैया लोकसभा में तुम्हारा विश्वास है नहीं, तुम्हारा बहुमत है नहीं और तुम जबरदस्ती बैठे हुए हो, तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या कर सकता है, उस मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का निर्णय ले सकता है। फिर क्या है, वही अगला, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, इस पर भी मंत्रिपरिषद को सलाह नहीं। भाई विधेयक सरकारी विधेयक है तो मंत्रिपरिषद ही तो पास करा के भेजी राष्ट्रपति के पास, तो इसमें अगर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजता है तो इस पर भी वो अपने विवेक से काम करता है, अनुमति देता है वो भी अपने विवेक से काम कर लेता है। तो यहाँ है। अब ठीक है, यहाँ पे एक और है कि अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेजना, मतलब संसद को कोई संदेश भेजता है राष्ट्रपति, तो ये भी क्या है, उसके स्वविवेक पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियाँ हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स जब तक अपना नहीं बनाया गया तब तक हवाई पढ़ाई हो रही है भाई, मज़ेदार पढ़ाई नहीं हो रही है। और जान लीजिए सिलेक्शन के लिए बहुत सीरियस होके और बहुत एकदम, आप ये सिलेक्शन लोगों का इसलिए नहीं होता है कि लोगों को आ नहीं रहा है, लोगों को आ रहा है लेकिन सही तरीके से, सटीक तरीके से नहीं आ रहा है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप जान लीजिए सिलेक्शन के लिए 100% रहना चाहिए, 99.9 मज़ा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट